नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट पॉइंट डिफेंस क्लासेस जयपुर में। साथियों, जैसा कि हमने चाय की चुस्कियों के साथ में एक सिलसिला शुरू किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं इंडिया और नेपाल के बारे में। नेपाल हमारा जो है पड़ोसी देश है और पड़ोसी राष्ट्र है, हमारा दोस्त है, हमारा छोटे भाई की तरह हम उसे मानते हैं और वो भी हमें मानता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी वजह को लेकर दोनों में आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण कई बार छोटे मोटे डिस्प्यूट सामने आते हैं। तो उन डिस्प्यूट्स की चर्चा करेंगे और आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्यों आज नेपाल वाला टॉपिक क्यों लिया जा रहा है। तो साथियों, नेपाल वाला टॉपिक इसलिए लिया जा रहा है कि हाल ही के अंदर अभी दिसंबर महीने के अंदर जो नेपाल के अंदर कुछ सत्ता परिवर्तन हुआ है और वहां पर जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड नामक एक व्यक्ति जो है वहां के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो क्या जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस किस प्रकार के होते हैं, इसी कड़ी को हम आज देखेंगे। और आज सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं हमारे नेपाल और इंडिया के बीच में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, और वैसे भी हमें देश दुनिया के बारे में, हमारे पड़ोसी राष्ट्र के बारे में पता होना आवश्यक है। चलिए साथियों, स्वागत है आपका। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलता हूं मैं आज एक ऐसे देश जो कि हिमालय के गोद के अंदर बसा हुआ है, हिमालय की गोद के अंदर बसा हुआ एक ऐसा राज्य, एक ऐसा राष्ट्र जो कि भारत का पड़ोसी होने के साथ साथ जो है भारत और नेपाल के बीच में कई संयुक्त परियोजनाएं भी जो है चलाई जा रही है। किस तरीके से, क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीज है। लगभग हम उस राष्ट्र से 1751 यानी 1751 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं। चाइना और इंडिया के बीच में बसा हुआ ये छोटा सा देश, इसके बारे में हमें चर्चा करना जरूरी है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारे जो है आपको नेपाल जो है दिखाई दे रहा है, ये आपका इंडिया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये आपका जो है यहाँ पे चाइना आपको दिखाई दे रहा है और ये तिब्बत वाला एरिया उसका है पूरा पूरा। तो ये जो है नेपाल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो क्या क्या डिस्प्यूट्स है, आपने नाम सुना होगा कई बार डिस्प्यूट्स का, जैसे काला पानी विवाद हो गया, काला पानी विवाद हो गया नेपाल और हमारे इंडिया के बीच में। लिपू लेक विवाद हो गया इंडिया और नेपाल के बीच में। सुगोली संधि को लेकर विवाद हो गया इंडिया और नेपाल के बीच में। और 1950 की भारत नेपाल मैत्री संधि 1950 की जो संधि है उसको लेकर विवाद हो गया। तो आज इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉपी पेन लेके बैठिएगा और मैप थोड़ा साथ में ले लीजिएगा, जिससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए और हमें ये पता लगे कि क्या जो है ये चीजें हैं और क्या इनके मायने हैं और कैसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखो ये चर्चा का विषय रहा है। हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि ये देखो हमारे जो प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ है, वहां का ये जो है पूरी इंफॉर्मेशन है। प्रधानमंत्री ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी, यानी भारतीय प्रधानमंत्री ने नेपाल के पीएम को जो है बधाई दी है। और देखो ये है 25 दिसंबर की बात है, 25 दिसंबर पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, यहाँ की ये खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री प्रचंड को नेपाल के पीएम के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है और ये कहा है कि नेपाल और भारत के बीच अनूठे संबंध गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और लोगों के बीच गर्मजोशी भरे संबंधों के ऊपर आधारित है। मैं इस दोस्ती को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने का उत्सुक हूं। तो ये खबर आई थी, इसी वजह से जो है आपको हम वहां ले चलते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और भारत और नेपाल के अगर हम संबंधों की बात करें, आप जानते हो ये हमारे जो संबंध है ये शाक्य वंश और गौतम बुद्ध के समय से ही ये संबंध हमारे लगातार बने हुए हैं। और आप ये भी जानते हो कि नेपाल में लिच्छवी शासन, शुरुआत के अंदर लिच्छवी शासन हुआ करता था। जब हम हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, उसके बाद में वैदिक एरा, वैदिक काल पढ़ते हैं, उसके बाद में जब हम देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, तब जो है लुम्बिनी नामक स्थान की चर्चा वहां पे होती है। तो ये उसी का संबंध है। और चूंकि भारत भी जो है ये भगवान बुद्ध के बारे में जो है उनकी कर्म भूमि और उनका जो पूरा का पूरा एरिया, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको प्रचार प्रसार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश का है। यहाँ पर ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक संबंध है, हमारे ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है और आर्थिक संबंध है। और भारत जो विदेश नीति है उसके अंदर भी नेपाल और भूटान जैसे राज्य हैं बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। 1950 के अंदर भारत और नेपाल के बीच में एक शांति संधि हुई थी, एक मैत्री संधि हुई थी, मैत्री संधि 1950 के अंदर, और नेपाल और भारत के बीच में संधि थी। और इसके अंदर जो बातें लिखी गई है वो भी आज भी भारतीय और नेपाल के संबंधों के जो आधारशिला, जो फाउंडेशन है, उसको और मजबूत करने का काम करती है। हालांकि इस संधि के ऊपर भी विवाद हुआ है, वो क्या विवाद है वो और आगे देखेंगे इसी कड़ी में।
दक्षिणी एशिया जो सार्क एक ऐसा संगठन है जिसका नाम आपने सुना होगा सार्क, दोनों ही देश जो है सार्क के भी क्या है मेंबर है। तो आपसी जो इनका जो द्विपक्षीय सहयोग है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, इसमें कोई दिक्कत वाली या डाउट वाली बात नहीं है। भारत और नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में एक आत्मीय संबंध रखते हैं, यानी वहां पर भी हिंदू, वहां की 80% पॉपुलेशन जो नेपाल की है वो हिंदू है और एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया है 2015 में जब संविधान लागू हुआ था नेपाल में, तो वहां पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया। आपको पता है नेपाल में 2008 तक राजाशाही हुआ करती थी, यानी वहां पर राजा का शासन था, और 2008 के बाद में नेपाल में लोकतंत्र आया और लोकतंत्र आने के बाद में वहां इलेक्शन होना प्रारंभ हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। और भारत और नेपाल के देखो मैंने आपको बता दिया कि 80% जो आबादी है वो क्या है हिंदू है, और भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में ही स्थित है। और अगर भगवान बुद्ध का जन्म स्थान वहां पर है तो उनकी शिक्षाएं और उनका जो कर्म क्षेत्र है वो आपके भारत रहा है। तो इस वजह से क्या है कि संबंध थोड़े और ज्यादा मजबूत हैं भारत और नेपाल के, और ऐतिहासिक है संबंध, सांस्कृतिक संबंध है, आत्मीय संबंध है। तो देखिए ये नेपाल आपको दिखाई दे रहा है, ये लुम्बिनी, ये आपका इंडिया, ये ऊपर चाइना वाला भाग। अब देखो चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल एक जो है बफर स्टेट का काम करता है, बफर स्टेट के रूप में माना जाता है ये कि ये बफर स्टेट है। और इसी के साथ में बफर स्टेट के साथ में आप एक बात और ये भी देखेंगे यहाँ पे कि लगभग इंडिया और नेपाल जो है 1751 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है भारत के साथ, या भारत जो है इसके साथ साझा करता है, क्योंकि ऊपर तो यहाँ पे जो आपके जो है चाइना वाला या पाकिस्तान वाला, ये बांग्लादेश वाला, ये म्यांमार वाला, ठीक है, ये वाले एरिया इस पे टच होते हैं, यहाँ पर भूटान। तो ये वाली बात है। और इसका 80% जो एरिया है, 80% जो इसकी पॉपुलेशन है वो किस प्रकार की है, वो आपके हिंदू जो है मानी गई है। अब देखो, अब जो इंपोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या है भारत नेपाल की शांति और मित्रता संधि। साथियों, दोनों देशों के बीच में 1950 के अंदर एक सी संधि हुई जिसके अंदर दोनों ही आपस में रणनीतिक संबंध को ध्यान में रखते हुए, अपने व्यापार को ध्यान में रखते हुए, नेपाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नेपाल जो है वो या तो इंडिया के माध्यम से या चाइना के माध्यम से ही महासागरीय व्यापार कर सकता है या आयात निर्यात कर सकता है, तो इंडिया उसको जो है पूरा पूरा सहयोग देता है इसमें। दूसरी बात है उसका जो व्यापार वाणिज्य है उसको बढ़ाने में, वहां इन्वेस्टमेंट करने में, या वहां पर कोई राहत कार्य चलाने में, या वहां पर जो है कोई इन्वेस्टमेंट करने में उसको सुविधा देता है। इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच में ये संधि के माध्यम से नेपाल के जो लोग हैं वो भारत में आकर व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, गोरखा रेजिमेंट जो है उसके अंदर सेना के अंदर भर्ती हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी इसके अंदर जो है इस संधि के अंदर सहूलियत दी गई है, विशेष अधिकार दिए गए हैं, मैनी प्रिविलेज जो है प्रोवाइड करे गए हैं नेपाल को इस संधि के अंदर। लेकिन इस संधि को लेकर भी कई बार डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट ये होता है, बेसिकली बता दूं मैं आपको, कि नेपाल ये कहता है कि 2008 तक हमारे राजाशाही हुआ करती थी और अब जो है हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब चूंकि इंडिया भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम जो है इस संधि को रिफॉर्म करना चाहते हैं। क्यों? इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अब उनकी जो विदेश नीति है, नेपाल की जो विदेश नीति है वो भारत के अनुसार, मतलब भारत उनसे पूछकर ही काम करेगा, भारत से पूछकर वो काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि भारत से जो भी, अगर आप कोई आयुध की बात करें या फिर कोई इस जो आपके लड़ाकू विमान हो गए या कोई गोला बारूद हो गया, उसका निर्यात ये केवल भारत से कर सकता है, केवल भारत से कर सकता है जो है अपने निर्यात, और जो आयात है वो जो है भारत से ही कर सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। दूसरी बात ये बताते हैं इस संधि में कि ये संधि 1950 के अंदर जब लागू हुई थी तब एक अलग एरा हुआ करता था और अब जो है एक अलग एरा है, इसलिए संधि को रिफॉर्म करना चाहिए। तो देखो आओ देखते हैं, भारत और नेपाल के बीच में द्विपक्षीय संधि है, 1950 के अंदर हुई है। घनिष्ठ रणनीतिक संबंध बनाने, वस्तुओं की मुक्त आवाजाही करने, दोनों देश आपस में रक्षा करने, विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग हेतु नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा, ये सब जो चीजें हैं आपको नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सुविधा जो है ये संधि देती है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें किस प्रकार के आयुध की जरूरत है तो भारत जो है उन्हें प्रोवाइड करवाएगा। अब देखो इस संधि के द्वारा नेपाल को एक भू आबद्ध यानी लैंड लॉक कंट्री, ऐसा कंट्री जो डायरेक्ट रूप से किसी महासागर से जुड़े हुए नहीं है और दो देशों के बीच में फंसे हुए हैं, जैसे ये फंसा हुआ है नेपाल, एक ऊपर चाइना है नीचे इंडिया है, कहीं कोई रूट नहीं है, दोनों का सहयोग लेना ही पड़ेगा आपको। तो उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त प्रदान करने के लिए ये संधि जो है 1950 के अंदर लागू की गई थी। भारत नेपाल और शांति मित्रता संधि 1950 में लागू हुई थी और इसी को लेकर जो है कई बार
चीजें इस तरह से सामने आती है और इस तरह से चीजें पेश की जाती है। होता क्या है कि किसी भी देश के रिलेशंस जो है वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपके जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो आपकी मेन ऑर्गन पॉलिटिकल पार्टी है आपके देश में, वो किस तरह की सोच रखती है। तो साम्यवादी, माओवादी जब जब नेपाल के अंदर ज्यादा सक्रिय होते हैं तो उनका झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब जैसे 2015 के अंदर संविधान लागू हुआ, मधेसी वो लोग हैं जो तराई क्षेत्र में रहते हैं, यानी आपके जो नेपाल है उसके दक्षिण भाग में और भारत के उत्तरी भाग में रहने वाले लोग हैं, उनके आपस में संबंध है, तो उनको राइट्स नहीं दिए गए। तो भारत ने उनको बोला कि भाई इनको राइट्स दो। तो ये जो कुछ दल ऐसे हैं जिन दलों ने बार बार ये समर्थन किया कि आप जो है हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। तो इस तरह की बातें कई बार हुई है, तो इनको लेकर जो है चर्चा बनी रहती है। तो देखो मेनी प्रिविलेज जो है वो क्या है इस संधि के अंदर और क्या इसके अंदर जो है खास बात है, इस बारे में भी हम क्या है चर्चा करते हैं। तो देखो भारत ने राणा के साथ शांति और मित्रता की संधि की, ठीक है। अब देखो संधि तो ठीक है, संधि हो गई, अब आगे देखो चिरस्थायी शांति और मित्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता आदि को स्वीकार करें। ठीक है कि भाई ये चीजें हम स्वीकार कर रहे हैं। नेपाल सरकार केवल भारत से हथियार, गोला बारूद और युद्ध सामग्री आयात करने के लिए स्वतंत्र है, केवल भारत से ही वो ले सकते हैं। इस बात को लेकर डिस्प्यूट है कि केवल भारत से क्यों ले हम। अगला देखिए, एक दूसरे के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय उपचार, यानी वो यहाँ पर और हम वहां पर जाकर जो है वीजा फ्री काम कर सकते हैं और अपने हिसाब से रह सकते हैं। संपत्ति के स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्य में भागीदारी के संबंध में विशेष अधिकार मिले हुए, यानी संपत्ति भी वो यहाँ ले सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, वाणिज्य के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये सब उनको चीजें मिली हुई है और ये चीजें वहां के नागरिकों को दी गई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब वो क्या बोलता है, नेपाल जो है इसको लेकर बड़ा चिंतित है और क्या कहता है कि यह संधि नेपाल के विगत युग से संबंधित है। नेपाल की राजशाही ने नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलनों के पक्ष में भारत के समर्थन को रोकने के उद्देश्य से भारत से मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त तिब्बत के अधिग्रहण के संदर्भ में चीन से होने वाले खतरे ने भारत के इस दिशा में आगे बढ़ने को तर्कसंगत ठहराया था, कि उस समय चलो ठीक था। हालांकि वर्तमान में नेपाल में राजशाही भी नहीं है और चीन से खतरा, दोनों ही परिस्थितियां समाप्त हो गई है, अब कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है, वो ये कहता है। दूसरी ये बात है कि समानता आधारित संबंधों की आवश्यकता है, कि दोनों को है ना जो बराबर राइट्स मिले, दोनों देश जो है बराबर राइट्स मिले। भाई नेपाल ये कहता है कि मैं कहीं से भी हमारा जो है आयुध वाला सामान खरीदूं, आपको क्या तकलीफ है। बोला कि साहब हमने संधि कर रखी है, तो संधि उस समय की थी, ये बात नेपाल बार बार उठाता है। नेपाल में कुछ समुदायों द्वारा शिकायत की जाती है कि भारत नेपाल के साथ समानता का व्यवहार नहीं करता। भारत नेपाल के साथ में क्या नहीं कर सकता, इक्वलिटी का व्यवहार नहीं करता, ये बात है। जैसा कि 2015 में सीमावर्ती क्षेत्रों में की गई नाकाबंदी में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ये नाकाबंदी वही है जो जब वहां पर संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के बाद में मधेसियों को राइट्स नहीं दिए गए थे, तो कुछ अलग इशू हो गया था, उसकी वजह से नाकाबंदी कर दी गई थी। लेकिन वहां के जो दल थे उन्होंने क्या कहा, इसका सीधा एलिगेशन इंडिया पे लगाया कि इंडिया ने जानबूझकर नाकेबंदी करी है, जिसकी वजह से वहां के रहने वाले आसपास के लोगों को का जीवन जो है कुछ दिनों के लिए प्रभावित हुआ, यानी आयात निर्यात रोक दिया, नाकाबंदी कर दी, उसको लेकर इशू हुआ था। इसके अतिरिक्त मधेसी जैसे समूह के समर्थन को घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है, यानी उनका हमने समर्थन नहीं किया डायरेक्ट रूप से कि आप ये करो, हमने ये कहा कि भाई ऐसा करना चाहिए, इनको भी राइट्स देने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो है हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं है। और अगर आपको ये लगता हो कि इस संधि जो मित्रता संधि 1950 में की गई है, इसके माध्यम से आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। तो ये थी कुछ खास बातें। अब जो है अब क्या होना चाहिए, अब इसके अंदर ये होना चाहिए कि भाई कुछ ऐसी चीजें, दोनों सरकारें बैठे मिले और ये बात करें, दोनों को बराबर राइट्स दें, जिससे क्या है हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल है उसके संबंध और ज्यादा मधुर रहे। और मधुर तो अभी भी है, पहले भी थे, आज भी है, बहुत प्राचीन संबंध हमारे नेपाल के साथ रहे हैं। ठीक है, अब एक तो इशू ये था नेपाल के साथ, दूसरा है एक सुगोली संधि। देखो हुआ क्या था, सुगोली संधि को लेकर एक विवाद है। विवाद ये है कि सुगोली संधि 1816 के अंदर ब्रिटिश एम्पायर जो यहाँ पर उपनिवेश काल था उसके दौरान की गई संधि थी। अब वहां राजाशाही थी, उन्होंने ये संधि करी। और इसके अंदर एक समराइज रूप से आपको मैं बताता हूँ, एक नदी है जिसे आप महाकाली नदी बोलते हैं और एक गंडक नदी बोलते हैं। दो नदियां हैं, महाकाली नदी और गंडक नदी। गंडक नदी मैंने आपको बताया था गंगा की एक जो है हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी है। अब इसमें क्या है कि इन दोनों नदियों को नेपाल की पश्चिमी सीमा माना है। क्या माना है, नेपाल की पश्चिमी सीमा माना है। अब आप बोलोगे कि तो फिर तो डिस्प्यूट क्लियर ही है, क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जो नेपाल में जो महाकाली नदी है, ये महाकाली नदी क्या है,
एक कुछ दूरी तक बहुत सी धाराओं के अंदर आके बहती है। जैसे मान लो ये जो नदी है, ये एक धारा यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, और यहाँ जाकर ये सब धाराएं जो मिली, ठीक है। अब मान लो कहा गया है कि सुगोली संधि में कि ये जो धारा है, महाकाली नदी है, ये इसकी पश्चिमी सीमा है, किसकी? नेपाल की। और मान लो नेपाल यहाँ पर है, नेपाल की पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हो गई। अब होता यह है कि भारत ये कहता है, जैसे मान लो नेपाल ये कहता है कि भाई ये वाली जो ना, ये यहाँ से धारा आ रही है, ये महाकाली नदी है, मेन इंपोर्टेंट, और इसी को हम जो है पश्चिमी सीमा मानेंगे। भारत ये कहता है कि ये बहुत सी धाराएं हैं, और जहां धारा एक साथ आकर मिल रही है, आप वहां से मानिए महाकाली नदी पूरी की पूरी, ठीक है। अब मान लो कुछ एरिया यहाँ पर है, और इन एरियाज को लेकर जो है हमेशा इंडिया और आपके नेपाल के बीच में डिस्प्यूट होता है, और ये कहता है कि भाई ये हमारा है, और भारत बोलता है ये हमारा है। उत्तराखंड के कुछ जिलों को, कुछ एक जिला है, उस जिला का हिस्सा हम इनको बताते हैं, और ये बताता है कि ये हमारे दाराचूल जिले का हिस्सा है। ऐसा कुछ डिस्प्यूट है, ठीक है। अब देख लो 1816 में हुई सुगोली संधि एंग्लो नेपाली युद्ध वार के पश्चात वर्ष 1816 में नेपाल और ब्रिटिश भारत के द्वारा की गई एक संधि है। नेपाल और ब्रिटिश भारत के द्वारा की गई संधि है 1816 में। इस संधि में महाकाली नदी और गंडक नदी को नेपाल की पश्चिमी सीमा माना है, जो मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि डिस्प्यूट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह का इशू है, इस वजह से जो है डिस्प्यूट लगातार हो रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार सुगोली संधि 1816 के तहत महाकाली नदी के पूर्व के सभी क्षेत्र, जिसमें लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपुलेख शामिल है, नेपाल के अभिन्न अंग हैं। क्या बोला? 3 नाम ध्यान रखिएगा। नाम क्या है? लिम्पियादुरा, काला पानी और लिपुलेख। इन तीनों को लेकर डिस्प्यूट है, किसके बीच में? आपके इंडिया और आपके नेपाल के बीच में। लिम्पियादुरा, दूसरा है आपके लिपुलेख, और तीसरा है काला पानी। ये 3 जो ऐसे बिंदु है जो महाकाली नदी की कुछ धाराओं और नेपाल की सीमा के बीच में है, और महाकाली नदी जो संयुक्त रूप से सभी धाराओं को मिलकर आगे बढ़ती है, इसके ऊपर में है। इसलिए भारत बोलता है कि ये क्षेत्र हमारे हैं, उत्तराखंड का एक अभिन्न हिस्सा है, और चूंकि उत्तराखंड भारत का है इसलिए हमारे भारत के हैं। नेपाल ये बोलता है कि ये धारा यहाँ से निकल रही है, इसलिए ये सारे के सारे इसके पूर्व में है, और इस धारा को जो है इस संधि के अनुसार हमारी पश्चिमी सीमा माना है, और यही डिस्प्यूट का एक बड़ा कारण है। नाम क्या है? लिम्पियातुरा, काला पानी और लिपुलेख। ये 3 जो है एरिया है। मैप के अंदर आप इसे और आसानी समझ पाएंगे। तो देखिए, भारत नेपाल के बीच किन इलाकों को लेकर है विवाद? तो आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये देखो आपको लिम्पियातुरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये लिपुलेख आपको दिखाई दे रहा है, ये काला पानी आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ आपको एक नदी भी दिखाई दे रही होगी, अगर थोड़ा सा आप गौर से देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक आपको नदी, ये देखो ये वाला, ये आपको एक नदी यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसी को लेकर विवाद है। काला पानी जो है यहाँ पर है, आपके लिपुलेख जो है आपके यहाँ पर है, और लिम्पियातुरा आपके यहाँ पर है। इन तीनों बिंदुओं को लेकर जो है इंडिया और नेपाल के बीच में अक्सर डिस्प्यूट होता है। वहां की जैसे ही माओ सरकारें या फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आती है, वो इन चीजों को उठाती है और ये कहती है कि भारत जो है हमारी संप्रभुता के लिए और हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करने की नीति पर काम करता है। कई बार ऐसे एलिगेशन लगते हैं, हालांकि भारत बोलता है कि आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, ये कोई बड़ी बात है नहीं है, जब भी बैठेंगे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमने जो है कई बार ऐसे डिस्प्यूट्स को हमारे पड़ोसी देशों के साथ में सोल्व किया है। आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश के साथ में हमने जो है कुछ इलाके उसको दिए, और उससे कुछ इलाके हमने अभी हाल ही के अंदर 2015-16 के अंदर जो है आपस के अंदर एक्सचेंज करे थे। तो भारत चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश जो है सही रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, और अपनी नीतियों को इस तरह से रहे कि हम सब मिलकर इस एशिया महाद्वीप का, न केवल एशिया महाद्वीप का बल्कि पूरे विश्व का हम क्या करें, उत्थान कर पाए, और हमारा योगदान वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के अंदर और वैश्विक शांति और वैश्विक मुद्दों को सोल्व करने के अंदर ज्यादा से ज्यादा दे सके। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने आपको तराई वाला एरिया बताया था, ये देखो आपका नेपाल वाला पूरा एरिया है, और ये वाला जो तराई वाला हिस्सा है यहाँ पर मधेसी लोग रहते हैं। अब इसके जस्ट नीचे ही इंडिया है, तो इनका जो संबंध है, वैवाहिक संबंध भी जो है इनसे है। जब नाकाबंदी करेंगे तो दोनों ही पक्षों को, दोनों ही जगहों को क्या होगी, थोड़ी तकलीफ वाली बात सामने आती है। अब देखो सुगोली संधि को लेकर ये देखो विवाद है, और ये आपको एक स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपको मैप जो है दिखाई दे रहा है। मैं एक बार नाइट मोड ऑन करता हूं। देखो ये देखो लिम्पियातुरा, ये आपके जो हो आपके काला पानी, और ये लिपुलेख, ये है नेपाल, ठीक है, और ये आपका इंडिया का उत्तराखंड, ठीक है। ये नेपाल है, इंडिया का उत्तराखंड है। इन्हीं को लेकर डिस्प्यूट है। ये 3 चीजें हैं, 3 जगह है। महाकाली और गंडक नदी की बात करता है इंडिया,
और वो महाकाली की सबसे जो पश्चिम के अंदर धारा है उसकी बात करता है। इसी को लेकर जो है ये विवाद की स्थिति दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। हालांकि इतना भयंकर विवाद नहीं है कि जो है लड़ाई हो जाए या ऐसा कुछ नहीं है, सब चीजें नॉर्मल चलती है ये, ठीक है। कई बार राजनीतिक दल जो है अपने हितों के अनुरूप कुछ सी चीजों को इस प्रकार से वहां की जनता के सामने पेश करते हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा करेंगे तो वोटिंग जो है हमारे पक्ष में ज्यादा होगी, ठीक। आगे देखो, काला पानी की बात कर लो एक बार। काला पानी लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, कितना 35, और भारत के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। और पिथौरागढ़ जो है ये आपके उत्तराखंड का एक जिला है और इसका हिस्सा मानता है भारत। उधर नेपाल सरकार ये दावा करती है कि ये इलाका नेपाल के दार्चुल जिले में आता है और यही डिस्प्यूट का कारण है कि हम उसे हमारा बताते हैं और ये उसे अपना बताते हैं। अब चूंकि अब ये प्रॉब्लम सोल्व कैसे हो, तो हम सुगोली संधि को देखते हैं। तो उसके अंदर जो चीज है वो है महाकाली नदी, गंडक नदी और उसकी सबसे पश्चिमी सीमा। चलो ठीक है, मान लिया। अब वो मानता है कि भाई जो पहली धारा निकल रही है सबसे पश्चिम से वो है, भारत बोलता है कि सभी धाराओं की जो संयुक्त धारा एक साथ आती है वहां से हम इस नदी को मानेंगे। और अब देखो 1962 के अंदर भारत और चाइना का जो वार हुआ था उसके बाद से ही हमारे आईटीबीपी के जो जवान है वो इस जगह पर काला पानी के ऊपर लगातार बने हुए हैं। इसलिए भारत बोलता है कि हम तब से ही जो है काला पानी हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और वैसे भी ये जो है स्ट्रेटेजिकली रूप से, सामरिक रूप से थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल और आपके चाइना और आपके इंडिया, इन तीनों के बीच ट्रायंगल के रूप में आप इसे मान सकते हो। तो ये है आपके, अब ये देखो यहां पर देखो आप, ये आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, ये आपका देखो ये दार्चुल वाला एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है आपके नेपाल का। ये काला पानी है, ये पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। ये छोटी छोटी धाराएं बहती है, उसके बाद में बहकर आगे आकर मिलती है। तो यही डिस्प्यूट है कि भाई ये तो सब हमारा है, ये बोलता है हमारा है। और इसका जो मेन कारण है वो मैंने आपको बता दिया, सुगोली संधि जो है उसकी अस्पष्टता इसका जो है मेन कारण है दोनों देशों के बीच में। हालांकि इतना बड़ा इशू नहीं है, कभी भी ये सोल्व हो सकता है। ये देखिए आपको अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं डिस्प्यूट एरिया, तो डिस्प्यूट एरिया देखो, एक तो देखो आपको एक ये और एक ये नदी ये दिखाई दे रही है, ठीक है। अब भाई वो तो बोलता है कि ये वाला एरिया है और ये इसके बीच का जो ये एरिया है इसको डिस्प्यूट मानता है दोनों के बीच में। वो बोलता है कि हमारा है, हम बोलते हैं हमारा। जबकि अगर महाकाली नदी को आप यहाँ से मानेंगे तो ये चूंकि पूरा का पूरा ये इंडिया का एरिया है, इसलिए कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है। लेकिन चूंकि नेपाल का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है यानी विदेश मंत्रालय है, वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है और ये वाला एरिया हमारा है, इस वजह से हमारा। तो ये दूसरा विवाद था आपके नेपाल और नेपाल और इंडिया के बीच में। महाकाली नदी के पूर्व का इलाका नेपाल का माना गया है। इसके अनुसार सुगोली संधि के तहत ही गंडक नदी को भारत नेपाल के बीच की सीमा माना गया है। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी है। अब देखो एक हमने डिस्प्यूट देखा, डिस्प्यूट का जो था वो क्या है, एक तो सुगोली संधि को लेकर 3 इलाके उनको लेकर विवाद है, दूसरा 1950 की जो मित्रता संधि है उसको लेकर विवाद है। अब देखो आगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन बनते थे जो मैंने आपको बता दिए, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या है आप ये भी देख लीजिएगा, चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। देखो क्वेश्चन देखना है, ये आपका नेपाल वाला इलाका है। अब नेपाल वाला इलाका है तो क्वेश्चन आपको ये भी बन सकता है कि बताइए भाई नेपाल के और भारत के कौन कौन से पड़ोसी जो है हमारे राज्य टच होते हैं। देखो आप उत्तराखंड आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश देख पा रहे हो, आप यहाँ पर बिहार देख पा रहे हो, और पश्चिम बंगाल का ये वाला इलाका जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और ये सिक्किम वाला इलाका आप यहाँ देख पा रहे हो। तो उत्तराखंड हो गया, आपके उत्तर प्रदेश हो गया, आपके बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम, ये आपके नेपाल को टच करने वाले जो है स्टेट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। और नेपाल और भारत में जो है लगभग 1751 किलोमीटर की जो है आपके बॉर्डर दोनों देश साझा करते हैं। तो ये वाली बात है। ये काठमांडू आप यहाँ देख पा रहे हैं, काठमांडू और दिल्ली का रिलेशन ठीक रहा है और हमेशा ही बढ़िया रहा है, कोई इश्यू वाली बात नहीं रही ज्यादा, ठीक है। तो साथियों ये थी कुछ छोटी सी खास बातें आपको इसको लेकर, आपके नेपाल को लेकर, नेपाल से संबंधित जो है विवाद वाली बिंदु है वो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि नेपाल के अंदर जो सरकार बनी है उस सरकार के क्या निहितार्थ हैं दिल्ली सरकार से यानी भारत सरकार से, और किस प्रकार से जो है आगे दोनों देशों के संबंध महत्वपूर्ण होने की संभावनाएं बनी है। ठीक उसके बाद में जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो होगा जो हमने 2016 के अंदर एक दिन रात को आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि आज रात से 2 तरह के नोट, एक 500 और 1000
रुपए के जो नोट हैं वो बंद होने जा रहे हैं, यानी आज से ये मुद्रा अवैध हो जाएगी। उसके बाद में तो अच्छी बात है, वो तो हो गया सब, वो तो 2016 की बात है। आज क्या दिक्कत है, आज क्यों बता रहे हो? आज इसलिए बता रहे हैं कि हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसके अंदर साफ साफ ये कहा गया है कि ये जो फैसला सरकार के द्वारा लिया गया था ये फैसला सही था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही है? क्योंकि 2016 से लेकर अब तक लगभग 57 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी थी कि ये जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था, यानी ये जो आपने विमुद्रीकरण किया था, इसको लेकर बड़ा इशू चला था कि ये सरकार ने सही नहीं किया और आर्थिक रूप से नेगेटिव ये साबित हुआ। लेकिन ये केवल याचिकाएं थी, इनको खारिज कर दिया गया है। तो वो क्या मुद्दा था, कैसे करती है सरकार इन सब चीजों को, किस तरह मैनेज होता है, क्या उसके उद्देश्य थे और क्या हमने उससे प्राप्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसकी चर्चा उसके साथ करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अपनी पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ाइए, जारी रखिए, बढ़िया तरीके से कीजिए और अपने उद्देश्य को प्राप्त कीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।